हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस खबर से और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 25 के साथ। ट्रेन जो ट्रेन हाईजैक हुई थी वो एक बार फिर से जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पर जाने लगती है, जैसे कि मुंबई सेंटर। हालांकि उसको जाने में कुछ घंटे लगने वाले थे क्योंकि मुंबई से बहुत दूर निकल चुकी थी, बहुत दूर। वो ट्रेन जो है मुंबई से कर्नाटका जाने वाली ट्रेन थी और वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी और उसको जाने में कुछ घंटे लगने वाले थे। हालांकि अब वो नॉर्मल स्पीड में, जैसे कि नॉर्मल ट्रेन चलती है उसी स्पीड में चल रही थी और इसकी खबर धीरे धीरे करके सबको लग जाती है, जैसे कि पूरी मुंबई में स्टेशन वगैरह हर जगह। और ये न्यूज़ चैनल पर भी चलने लगती है कि वो ट्रेन जो है अब नॉर्मल तरीके से चल रही है और लोगों ने अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर चुका था कि शायद सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करके उसे कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि इतने घंटों से वो ट्रेन जैसे मानो हवा की रफ्तार से भाग रही थी, लोगों की जान हलक में थे और वो अचानक कंट्रोल में आ चुकी है। इसका मतलब है कुछ तो हुआ है ना कुछ ज़रूर हुआ है। और कहीं ना कहीं इससे लोग धीरे धीरे करके अपने मन को शांत करते हैं, थोड़ी सी रिलैक्स होते हैं कि चलो गवर्नमेंट ने कुछ तो किया। और वहीं ट्रेन के अंदर अभी जो है बड़ी ही आराम से एक पैसेंजर सीट पर बैठी है और सामने के नज़ारे का लुत्फ उठा रही है। बस वो सामने वाइट कपड़ों में बैठी एंजल उसके हर एक हाव भाव, उसके एक्शंस, हर एक चीज़ पर नज़र बनाए रखी है। वो एंजल उस आदमी को देखते हुए कहती है, तुम्हारे लोग कहाँ हैं? मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो, और भी लोग हैं। कहाँ हैं वो लोग? वो आदमी एंजल की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? तुम कुछ भी कर लो, चाहो तो मुझे मार सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है फिर। वो अपने आदमी की तरफ देखती है तो वो आदमी अपना जो है जैकेट पहन रखा था उसको थोड़ा साइड करता है और उसमें से कुछ औजार निकालता है। मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें। वो जो है अपने जैकेट से एक एक करके सारी चीज़ें निकालता है और निकाल के सामने रख देता है। और निकालने के बाद वो एंजल की तरफ देखता है, एंजल उसको इशारा करती है। वो जो आदमी लोग थे वो उस आदमी को काफ़ी अच्छे से पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसके दोनों हाथों को वहाँ पे ज़मीन पर ही रख देते हैं, उन पैरों से दबाते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। एंजल जो थी वहाँ से एक छोटा सा नाइफ उठाती है और उठाते हुए उसकी उंगलियों के पास ले जाते हुए कहती है, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। मौत तो मिलेगी लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी। मौत तो तय है, ये तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम यहाँ से बचकर अपनी दुनिया में वापस जा पाओगे। हाँ, दुनिया में जानी है ना, तुम जाओगे ना। जिस दुनिया से इस दुनिया में तुमने कदम रखा है ना, यानी कि धरती पे जन्म लिया है ना, फिर वापस उसी दुनिया में मैं तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े से वक्त लेंगे, कुछ समय बाद। पहले तुम अच्छे से तड़प लो, ये मिट्टी का शरीर धीरे धीरे करके थोड़ा मिट्टी में मिलने दो। ये बोलकर वो हंसने लगती है। उसकी आंखों में वो क्रूरता साफ नजर आ रही थी। अभी अभी जो है कुछ पल के लिए अपने आप को उसकी आंखों में देखती है। एके एके का ये वो रूप था, एके का ये वो रूप था जब वो हद से ज्यादा अपने दुश्मनों पर क्रूरता दिखाता था। अभी एक टक बस एंजल को देखे जा रही थी और एंजल वो नाइफ लेती है और लेने के बाद तुरंत उस इंसान के उंगलियों पे रखती है और एक झटके से नाखून साइड की जो उंगली होती है वहाँ पे कट लगा देती है और वो अलग हो जाता है उसकी उंगलियों से। एक करके 1 2 3 4 5, एक हाथ की पूरी पांचों की 5 उंगलियां काट देती है। वो आदमी दर्द से इतने जोर से चीखता है कि पूरा का पूरा जितने भी लोग बैठे थे सारे पैसेंजर डर के मारे कांपने लगते हैं। वो एक दूसरे में सिमटने लगते हैं डर की वजह से। जो सीट फुल पड़ी हुई थी उस सीट धीरे धीरे करके एक दूसरे में सिमटने के कारण जगह बन गई थी। वहाँ पे 2 3 लोग हर एक सीट पे बैठ सकते हैं और एक्स्ट्रा, ऐसी माहौल हो चुकी थी। और जो बच्चे लोग थे उनको पहले से ही उनके पेरेंट्स अपनी बाहों में छिपा के रखा था और उन्हें समझाते हैं कि नहीं वो गंदे अंकल हैं, उनको सजा मिल रही है, आप लोग ना रो, रोना नहीं है, डरना नहीं है, मम्मी है ना, पापा है ना। इस तरह से बच्चों को समझाई जा रही थी और उनको एक नज़र भी देखने की इजाज़त नहीं थी, किसी को भी नहीं। हर एक पैसेंजर को पहले से ही बोल दिया गया था कि तुम्हें इधर पलटनी नहीं है। यही नहीं कि जो लोग छुपे हुए थे, उनके आदमी जो छुपे हुए थे वो
और भी लोग थे जो छिप कर बैठे हुए थे, वो लोग बाहर आ जाते हैं। हालांकि वो आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो अच्छे से जानते थे अगर ये इंसान मारा गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे के प्लान में 4 से 5 लोग शामिल थे और उनमें से ये भी एक इंसान था। अब उन 4-5 लोगों की क्या स्थिति थी ये लोग तो वो नहीं जानते थे, और उन्हें लग रहा था कि इसे हमें बचानी होगी, नहीं तो हमारी आगे के प्लान में बाधा पड़ सकती है। यही सोचते हुए वो एक एक करके बाहर आने लगते हैं, और अभी बड़ी गौर से ये सारी चीज़ों को देख रही थी और उसे ऑब्जर्व कर रही थी कि यहाँ पे चल क्या रही है, मतलब ये लोग क्यों अपनी सीट से खड़े हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी पीछे से सारी चीज़ें देख रही थी, और उधर एंजल अपने काम में लगी हुई थी। वो आदमी चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन फिर भी वो अपना जुबान नहीं खोलता। एंजल उसको देखती है और कहती है, ओहो, लगता है कि ये डोज अभी थोड़ी कम है, ठीक है चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। उसके दूसरे हाथों को भी आगे की जाती है, और सेम तरीके से उसके एक एक करके 5 उंगलियां उस हाथों की भी काट देती है। वो आदमी दर्द के मारे तड़पने लगता है। तभी पीछे से गन शॉट की आवाज़ आती है। एंजल अपनी नज़रें उठाती है और सामने देखती है। सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग और 5 लोग खड़े थे। उन 5 को देखकर एंजल की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपने लोगों को इशारा करती है। वो लोग भी अपना गन उठाते हैं, उन 5 पर तान देते हैं। तभी एक आदमी जो कि एक जहाँ पे वो खड़ा था, एक आदमी वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई थी। काफ़ी डरी सहमी थी, बहुत ज़्यादा। उसकी चीज़ों उसको ये प्रेगनेंसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि लगभग ये 7 या 8 महीने की प्रेग्नेंट होगी। उसके पेट भी काफ़ी बाहर आ चुके थे, तो वो बहुत डरी हुई थी। वो वो आदमी क्या करता है, उस औरत को पकड़ लेता है और पकड़कर अपने आगे कर लेता है और उसके ऊपर गन तान देता है। ये देखकर एंजल की हाथ रुक जाती है। उसके हाथ में जो नाइफ थी वो अपने आदमी की तरफ बढ़ा देती है, अपने बॉडीगार्ड की तरफ। वो नाइफ लेता है और सारे सामान को थोड़ी सी समेट कर साइड में करता है। एंजल खड़ी होती है और वो आगे बढ़ने लगती है। एंजल आगे बढ़ी जा रही थी, और वो आदमी जो है गन ताने हुए थे वो एंजल की तरफ कर देते हैं, और वो बार बार बोल रहे थे, आगे मत आना वरना मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, ऐसे कर रहे थे। हालांकि उनकी आंखों में थोड़ी बहुत डर दिख रही थी, क्योंकि अपने दोस्त की, अपने आदमी की ऐसी हालत देखकर। लेकिन फिर भी ये लोग बहुत अजीब इंसान होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलती रहती है। इनको बस एक ही चीज़ चाहिए, या तो मरो या मारो। पहले वो मारने के सोचते हैं, जब नहीं कर पाते हैं तो खुद को मार लेते हैं। ये जिंदगी क्या इतनी सस्ती होती है? जिंदगी इतनी सस्ती है, क्या मिलता है लोगों को मार कर या खुद मर कर? क्या मिलता है? किस जन्नत को ये लोग पा लेते हैं, समझ में नहीं आती। मैं तो इस चीज़ को अभी तक कंफ्यूज ही रहती हूँ। इस सवाल का जवाब बहुत ट्राई किया ढूंढने की, लेकिन मिला ही नहीं। ये लोग क्या सोच कर ऐसे काम करते हैं, समझ में नहीं आती। खैर, इनके दिमाग में क्या चलती है अब तो यही जाने। वो ये सारी चीज़ें बोल रहा था, लेकिन एंजल वो रुक नहीं रही थी, वो आगे बढ़ी जा रही थी, जैसे मानो कि उसको ज़रा भी इस चीज़ का डर नहीं था कि वो गोली चला सकता है। तभी वो आदमी अपने डर और अपनी चीज़ों में उलझते हुए वो तुरंत गन जो है एंजल की तरफ करता है और उसको शूट कर देता है। लेकिन वो गोली एंजल को लगती उससे पहले ही पीछे से कोई आता है और आकर उस आदमी का जो गन था ना, जो हाथ पकड़ रखा था, जिसने निशाने लगाए थे, उस हाथ को थोड़ा सा ऊपर कर देता है। वो गन चलती तो है, लेकिन वो ऊपर के साइड में ट्रेन के छत पर लग जाती है। और ऐसा होते ही वो आदमी अपनी साइड में देखता है तो वहाँ पर एक इंसान खड़ा था, जिसके माथे पे पगड़ी, गले में गमछा, अरे और गमछे से बनी हुई पगड़ी थी, और कुर्ता पैजामे में था। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से। वो उसको धक्का देने लगता है, लेकिन वहाँ से वो इंसान हिलता नहीं है। वो तुरंत उसके हाथों को पकड़ता है और उस हाथों को मरोड़ते हुए उसके पीठ के पीछे कर देता है। ये इतनी तेजी से हुई थी कि वो आदमी खुद समझ नहीं पाया था। और जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उस इंसान को भी वो इंसान धीरे से अपने तरफ खींचता है और उसे अपनी सीट पर बैठा देता है। एंजल खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देख रही थी। एंजल ने अभी तक उस इंसान का चेहरा नहीं देखा था, बस इतना देखा था कि ये इंसान जो है देखने में बिहार का लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में?
तभी तभी जो है अभी अपना गन निकालती है और निकालते हुए उस इंसान के पैरों में शूट कर देती है जिसने एंजल पर गन चलाई थी, और वो गन जो उसके हाथों में थी वो ले लेती है। और जो हाँ उसके साथ 3-4 और लोग थे वो भी जो है जब इधर देखते हैं ना तो उनकी भी आंखें बड़ी हो जाती है, और वो तुरंत बिना वक्त गवाए 2-3 फायर वगैरह कर देते हैं। इनका यही चीज़ रहता है, जब देखते हैं कि पकड़े जा रहे हैं ना तो बस रुकना नहीं है, चलाते जाओ। उनके पास गन थी तो गोलियां चलाने लगते हैं, और इसी चक्कर में 2-3 लोग घायल हो जाते हैं। ये देखकर जब एंजल से कंट्रोल नहीं होता है वो तुरंत अपना गन उठाती है और उन सबके माथे पर, किसी के दिल में, किसी के पेट में शूट कर देती है। ये देखकर अभी पीछे पलटती है और उसको घूरने लगती है, और जैसी एंजल की नज़र उस पे पड़ती है दोनों, वो भी शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है कि एके अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ चुका था। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है कब से उसकी जिद्दू ने सब कुछ देख लिया था। अभी उसको घूरते हुए कहती है, तुमने ये क्या किया? हाँ, इनको मारनी जरूरी थी। एंजल अभी की गुस्सा को देखकर वो खुद को 2 कदम पीछे ले लेती है और अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी हो जाती है। अभी ये देखती है अपनी बहन की इस हरकत पर वो क्या ही बोले। जी हाँ, ये कोई और नहीं, दी हैकर अवनी कपूर उर्फ एंजल, ये कोई और नहीं है, ये अवी कपूर की छोटी बहन है और एके की परछाई कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। एके अगर काली दुनिया का बादशाह हो सकता है तो एंजल डेविल एंजल कह सकते हैं। एके काली दुनिया में रहकर उसको ख़त्म करता है और ये अच्छाई सच्चाई की दुनिया में रहकर उसे ख़त्म करने में साथ देती है। इनकी एक्टिविटी लगभग 2 साल से चल रही है और ये 2 साल में ही एंजल के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। ये किसी के साथ काम नहीं करती, ये अकेली काम करती है, लेकिन हाँ, कभी भी गलत नहीं करती, गलत का साथ नहीं देती। नहीं इन्हें किसी आर्मी की ज़रूरत है और ना ही ये किसी आर्मी या पुलिस या किसी के साथ देती हैं, लेकिन उनके लिए खड़ी ज़रूर रहती हैं। जब भी लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो पा रही है, मतलब होता नहीं है कि स्लो हैं या फिर वो कर नहीं पा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं, तब जाकर ये सामने आती है। जैसे कि ट्रेन हाईजैक होने के बाद इसकी रफ्तार, इसको पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन ये सामने से आकर उनका साथ देती हैं और फिर वो गायब भी हो जाती हैं, किसी के सामने आती नहीं है। इनको जानता तो सब लोग हैं, लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं है। जैसे कि एके को किसी ने नहीं देखा था। हाँ, एके को कुछ लोगों ने देख रखा है, लेकिन एंजल को उसके खुद के बॉडीगार्ड्स ने भी नहीं देखा है। ये इतनी सीक्रेटली अपना काम करती है। लेकिन क्या अपने परिवार की नज़रों से बच पाना इतना आसान थी? और क्या अपनी बहन की नज़रों से बच पाना इतना आसान थी, जिन्होंने बचपन से लेकर उसे पाल-पोस के बड़ा किया था? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए कुछ ना भी हो तो एक एहसास ही काफ़ी होगी उसको पहचानने के लिए। आखिर अवी कपूर ने उसे अपने बच्चे की तरह जो पाला था। वहाँ पे जो लोग थे वो लगभग जब देखते हैं कि सभी लोग जो पकड़े गए हैं तो कहीं न कहीं उन्हें खुशी हो रही थी। अभी जो है फ़िलहाल एंजल से कुछ कहती नहीं है। वो समझती है यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं थी और अब तक एक-एक की भी बॉडीगार्ड्स वगैरह अंदर आ चुके थे और आने के बाद यहाँ का माहौल तो कुछ अलग ही था। वो देखते हैं और देखकर वो एक-एक देखते हैं। एक-एक उन्हें इशारा करती है उन लोगों को पकड़ने की और भी ज़्यादा इस डेविड को अच्छे से जाँच वगैरह करने की, कहीं और लोग छुपे हुए तो नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। ये लोग अक्सर पीठ पर ही वार करते हैं। ये एक सच्चाई है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो सिर्फ़ पीठ पीछे ही वार करते हैं, छुप-छुपा कर। सामने से कभी वार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि सामने से वार करने जाएँगे तो जीत नहीं पाएँगे। और पीठ पीछे भी वार करते हैं ना, तो बस कुछ लोगों को मार पाते हैं या घायल कर पाते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाते। फिर भी उनको हार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी, क्या मैं बोलूँ, इस तरह के लोग इतने, खैर छोड़ो, कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन पर अगर सुनेंगी भी ना तो कोई असर नहीं करेगा। एनीवे, हाँ, तो अब यहाँ का माहौल लगभग ठीक हो रहा था, क्योंकि अब तो ट्रेन इनके कंट्रोल में आ चुकी थी और ट्रेन भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। इसी ट्रेन को मुंबई सेंट्रल की तरफ जानी थी।
और वो जा रही थी। सभी आदमी जो घायल पड़े हुए थे उनको लेकर वहाँ से जाया जाता है, और एक स्पेशल जो एक डब्बा पूरी की पूरी आतंकवादियों के लिए ही खाली कर गई थी, उनको कैद करने के लिए, और वहीं पे ले जाकर रखी जाती है। उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा था, ताकि आगे की सच्चाई वगैरह भी तो जाननी थी ना, पूछताछ करनी थी, ताकि ये लोग ठीक हो जाए। हालांकि बताएंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, बड़ी ढीठ किस्म के इंसान होते हैं ये लोग। वहीं खबर पहुंच जाती है हर जगह कि ट्रेन अपने कंट्रोल में आ चुकी है, और ये भी खबर पहुंच जाती है कि एंजल ने इस बार पूरी मदद की है एके का। एके इस ट्रेन को बचाने के लिए, इसमें बैठे लोगों को बचाने के लिए अपने आदमियों के साथ किस तरह से एंटर किया था ट्रेन में, वो सारी खबरें बताई जा रही थी। और साथ ही साथ एंजल की भी चीज़ें बताई जा रही थी कि कैसे एंजल ने भी बिना बोले, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी की मदद से ट्रेन में एंटर किया था, और साथ ही लोगों को बचाने में हेल्प भी की थी। एके से ज़्यादा तो एंजल वायरल हो रही थी, क्योंकि एंजल जो थी वो किसी की हेल्प ना लेती थी, और ना ही किसी से कोई डिमांड रखती थी। बस मदद करनी है तो करनी है, वो भी बिना बताए। लोगों को पता चली तो ठीक, नहीं चली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए लोग एंजल को एके से ज़्यादा पसंद करते थे। हालांकि एके भी कुछ कम नहीं थे, एके तो बस सामने से आते हैं, मदद करते हैं और चले जाते हैं। एके के बारे में लोग सुना है बट देखा नहीं है, लेकिन एंजल को भले ही चेहरा ना देखा हो, लेकिन उसकी आंखें वायरल थी, वायरल थी उसकी आंखें। वो कई बार लोगों को बचाते हुए, हेल्प करते हुए सामने आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ आंखें और कुछ नहीं। लोगों ने देख रखा है। वहीं जब लोग वहाँ से चले जाते हैं ना, तब अभी आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर एंजल का हाथ पकड़ती है, और सबसे लास्ट में जहाँ पे लोगों की कमी कम थी, तो वहाँ से 2-3 लोग को और भी हटाई जाती है ताकि वो लोग बैठ सकें, और वहाँ पे बैठती है और कहती है, कब से चल रही है सब। एंजल बिना कुछ बोले अपनी नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। अभी अभी उसको देखते हुए कहती है, मैंने पूछा कब से चल रहा है ये सब। अवनी जब ये बोलती है ना, तब जाकर अवनी अपनी नज़रें उठाकर अपनी दीदू को देखती है और कहती है, दीदू आपने पहचान लिया। अब अभी उसको देख कर कहती, तुम्हें क्या लगता है ये पूरी की पूरी वाइट कपड़ों में लिपटी रहोगी तो क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? जब मैंने इस डब्बे में, मैंने इस बर्थ में कदम रखा ना, तभी मैं समझ गई थी। तुम्हें एक नज़र देखती कि तुम। अब मेरे सवाल का जवाब दो, ये कब से चल रहा है? 2 साल, 2 साल से। 2 साल पहले एक घटना हुई थी, मैंने उसमें हेल्प किया था। आपको पता है ना, मैं आपकी बहन हूँ, तो जाहिर सी बात है, जब एके अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अभी कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी पहले देखनी पड़ती है, अगर वो गोली तुम्हें लग जाती तो? दीदू मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, आप चिंता क्यों करते हो? अच्छा जैकेट। अवनी अपनी ध्यान रखा करो, तुम्हें पता भी है अगर तुम्हें जरा भी खरोच आ गई तो तुम्हारी भाभी माँ का क्या हाल होगा? और तुमने जिससे शादी करके लेकर आई उसका क्या? ऐसे कौन करता है? दीदू मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन ना लो, और भाभी माँ को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ना हम बच गए ना, और क्या चाहिए? देखिए हम दोनों ने मिलकर सबको बचा लिया। आपको पता भी है, जब मैं ये काम करती हूँ ना, मुझे कितना प्राउड फील होता है खुद पर। मैंने आज तक कभी किसी से मदद नहीं ली, मैंने खुद के लोग बनाए हैं। देखो आप। अवनी की बातें सुनकर अभी उसके लोगों की तरफ देखती है, जो कि पूरी की पूरी वाइट कपड़ों में लिपटे हुए थे, और देखने में भी काफ़ी हट्टे-कट्टे लग रहे थे, और कुछ के अंदाज़ देखकर, उनकी बॉडी देखकर लग रही थी ये लड़कियाँ भी हैं इसमें शामिल। अभी कहती हैं, हाँ ठीक है मैंने देख लिया, लेकिन ऐसे कौन करता है? तुम्हें बतानी चाहिए ना अगर तुम ऐसा कुछ करने वाली हो तो। दीदू अब क्यों इतना टेंशन लेते हो? आपकी बहन हूँ, आपकी अवनी अनी कपूर, अवी कपूर की छोटी बहन, उर्फ एके की छोटी बहन। आपको लगता है कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। वो जाकर अभी के गले लग जाती है
और उसके उनके बॉडीगार्ड जो थे ना, वो चारों तरफ से कवर कर रखे थे ताकि किसी की भी नज़र इन दोनों पे ना पड़े। लगभग कुछ घंटे निकल जाते हैं और ट्रेन बस मुंबई सेंटर पे पहुंचने वाली थी। वहाँ के तामझाम तो अलग ही थे। कई सारे एम्बुलेंस, पुलिस, हर एक चीज़ रखी गई थी, सुरक्षा के मामले में हर एक चीज़। जैसे ही ट्रेन जो है स्टेशन पे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पे रुकती है, वहाँ से सबके एक एक करके वहाँ से निकाली जाती है। पहले घायल लोगों को निकाली जाती है, उसके बाद जो है उन्हें एम्बुलेंस वगैरह में डाली जाती है और वहाँ से लेकर जाई जाती है। जितने भी आतंकवादी थे उनको स्पेशल जगह पर लेकर जाती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए। और उनको आखिर पकड़नी, कैद में भी तो करनी थी ना। इनकी कोई गारंटी नहीं है ये कब क्या कर दें। इनकी बॉडी से हर एक चीज़ निकाल दी गई थी और डिटेक्टिव मशीन से उसको चेक भी की जाती है, कहीं कुछ और उनकी बॉडी के अंदर छिपी तो नहीं है। कई आतंकवादियों के शरीर से कई सारी चिप्स, कई सारी कुछ चीज़ें मिलती हैं जो उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की गई थी, बहुत सारी चीज़ें। सारे पैसेंजर को निकाली जाती है धीरे धीरे करके और लास्ट में जिस बर्थ में वो लोग थे वहाँ से पैसेंजर निकलना स्टार्ट होती है और दूसरे दरवाजे से अभी कपूर, उसके बॉडीगार्ड्स, एंजल के बॉडीगार्ड्स सभी जो है आना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं ना तो एक लड़की दौड़ते हुए आती है और आकर तुरंत अभी के सीने से लग जाती है। अभी अभी जो है उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द थी, बहुत ही ज़्यादा तेज। वो जब टकराई थी ट्रेन से चढ़ते वक्त उसकी हालत बेहद ख़राब थी, लेकिन इन सारी चक्करों में वो उसके दिमाग से निकल चुकी थी, या यूँ कहूँ कि उसने जानबूझकर अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके दिमाग में बस यही था कि लोगों को बचानी है बस। और जैसे ही वो लड़की उसके सीने से लगती है, उसके शरीर में, उसके सीने में एक तेज़ दर्द की लहर उठती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती और उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और गिरने ही वाली होती है कि तभी पीछे से अवनी उसको सपोर्ट करती है। तभी तभी वो लड़की अभी से दूर होती है, दीदी आप ठीक हो? ये कोई और नहीं बल्कि रावी कपूर थी। रावी कपूर जो कि डॉक्टर के साथ साथ कपूर फैमिली की बेटी थी और यहाँ पे जो कुछ भी हो रही थी उस पर सब उसकी नज़र थी और उसको ये पता थी कि उसकी बहन, उसकी बड़ी दीदी वो गई हुई है और वो खुद यहाँ पर आई थी ये देखने के लिए कि उसकी बहन ठीक तो है। और यहाँ आकर जैसे ही उसने अभी को देखा उसे रहा नहीं गया और वो तुरंत उसके गले लग गई। इसी बीच में उन पैसेंजरों के बीच दो आंखें बहुत ही क्रूरता के साथ इन तीनों को, चारों को घूर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्रूरता के साथ। वो अपने बैग से हाथ ले जाते हैं, वहाँ से एक गन निकालता है और उस भीड़ में किसी को इस चीज़ का ध्यान नहीं था कि यहाँ पर कुछ और भी लोग अभी हैं। सिर्फ यही एक इंसान नहीं था बल्कि दूसरे साइड से यानी कि उसके ठीक अपोजिट वहाँ पर दो लोग खड़े थे। उनके हाथ में भी गन थे लेकिन ये लोग बैग के पीछे से छिपाए हुए थे और निशाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ का माहौल देखने में नॉर्मल लग रहा था लेकिन नॉर्मल था नहीं, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। तभी तभी जो है रावी की नज़र अवी के पीछे से वो गन ताने इंसान पर पड़ जाती है। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो इंसान को जब दिखता है कि एक लड़की की नज़र पड़ चुकी है वो वक्त नहीं गवाता, वो तुरंत शूट कर देता है। और जैसे ही ये होता है वैसे ही रावी अवी को धक्का, मतलब होता नहीं, बैठी हुई थी तो उसको तुरंत धक्का देती है, अवी झुक जाती है दूसरे साइड। ये होते ही अवनी उसको घूरने लगती है लेकिन उससे पहले ही वो गोली जाकर सीधे रावी की शोल्डर में लग जाती है। ये होते ही पुलिस वालों या बाकी लोगों की नज़र दूसरी तरफ जाती है जहाँ पे गन ताने इंसान खड़ा था। वो तुरंत वो लोग गन निकालते हैं और 2-3 गोलियां उसको शूट कर देते हैं। जस्ट वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है कि जस्ट उस आदमी के अपोजिट में भी दो लोग खड़े थे। वो लोग ये देखते हैं और वो लोग भी वक्त नहीं गवाते, वो लोग तुरंत अपना गन सीधी करते हैं और वो लोग भी 2 शूट कर देते हैं। 2 ही नहीं, लगातार 2-3 कर देते हैं एक ही बार में। और ये होते ही वो गोलियां अभी तो ज़मीन पर गिर चुकी थी ना धक्का लगने से, तो वो तो बच जाती है लेकिन वो जाकर सीधे अवनी को लगती है। हालांकि अवनी ने बुलेट प्रूफ पहन रखा था लेकिन बुलेट प्रूफ तो सिर्फ शोल्डर से नीचे होती है ना।
उसके ऊपर तो नहीं होती, और एक गोली उसके गले को छूकर निकल जाती है और काफ़ी गहराई से। हालांकि साइड में थी, लेकिन निकल जाती है। वो इंसान 2-3 और गोलियां चला देते हैं। वहाँ पे कुछ पैसेंजर जो थे खड़े थे, आ रहे जा रहे थे, उनके पैरों में, उनके हाथों में, किसी के पेट में लग जाते हैं। लेकिन उसी बीच में बॉडीगार्ड्स जो थे नावी के, वो उन लोगों को शूट कर देते हैं और वहीं पर भी उनकी मौत हो जाती है। हालांकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी मुंबई में जब ट्रेन के अंदर इतने लोग थे, ट्रेन के बाहर पहले से वेट कर रहे थे कुछ लोग, तो क्या और लोग नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। उनकी तलाश की जा रही थी, बहुत देर से की जा रही थी। अवनी ने भी अपने लोगों को लगा रखा था, अवी कपूर ने अपने लोगों को लगा रखा था, संगठन संगठन से भी लोग लगे हुए थे, आर्मी पुलिस हर एक चीज़ कर रही थी। मुंबई को हाई अलर्ट कर दी गई थी। बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, एम्बुलेंस वगैरह थी, सबको लेकर जाई जाती है। हालांकि गोली रावी को भी लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहनों को देख रही थी। वो उनको कोशिश कर रही थी ट्रीटमेंट करने की, लेकिन उसके शोल्डर में लगने की वजह से उसका एक हाथ। ये घटना होने के बाद ये न्यूज़ जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगती है, क्योंकि मीडिया वाले पहले से ही वहाँ पे तैनात थे और लाइव ये सारी चीज़ें लाइव चल रही थी। वहीं कपूर मेंशन में सभी जो है स्क्रीन को देखे जा रहे थे, न्यूज़ को देखे जा रहे थे। तभी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आना स्टार्ट होती है। उस ब्रेकिंग न्यूज़ को देखने के बाद सबकी जैसे मानो हालत ख़राब, सबकी जान जैसे हलक खो जाती है, क्योंकि सबने देख लिया था वहाँ पे रवि और अवनी। अवनी को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वो पूरी की पूरी मास्क में थी। अवनी को एंजल के नाम से लोग जानते थे और एंजल को पहचान लिया गया था, लेकिन अवनी वो थी ये कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसकी फैमिली में नहीं। जब वो लोग एंजल को देखते हैं तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये एंजल ने भी हेल्प की है। अभी जो है, अभी फ़िलहाल एक आम इंसान के वेश में थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो बिहारी लुक में थी और वो एके नहीं थी। मतलब इस वक़्त एके नहीं थी तो कोई नहीं ये बता सकता था कि एके घायल हो चुकी है या कुछ और। ये चीज़ वही लोग जानते हैं जो एके को पर्सनली जानते हैं, उसको देख रखा है। उसके अलावा कोई नहीं। एके का नाम तो वायरल होता है कि एके ने मेरा मदद की है, उसने बचाया है, एंजल के साथ मिलके काम किया है। लेकिन एके कौन है, ये कोई नहीं जानता है। एके वहाँ पे घायल पड़ी हुई है, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये एके है या अवी कपूर, क्योंकि अवी कपूर को भी बहुत कम लोगों ने ही देखा है। एक आम इंसान है वो। वहाँ पे तभी आर्मी के चीफ, मेजर भी कह सकते हैं, वो वहाँ पे आए हुए थे और जैसे ही उनकी नज़र अवी कपूर पे जाती है ना, तो वो चौंक जाते हैं और वो दौड़ते हुए वहाँ पे आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वीर प्रताप थे। सीज़न 1 में भी इन्होंने हेल्प किया था गोवा के टाइम में, और इस वक़्त वो एके के साथ मिलकर, संगठन के साथ मिलकर काम करते थे और वो अवी को बहुत अच्छे से और पर्सनली जानते थे। वो जब देखते हैं तो वहाँ दौड़ते हुए जाते हैं और दौड़ते हुए कई सारे एम्बुलेंस से स्ट्रेचर वगैरह लाई जाती है, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं थी। घायल लोगों को लेकर जाई जाती है और साथ में इन्हें भी एम्बुलेंस में लेकर जाने की तैयारियां हो चुकी थी। अभी अभी घायल तो थी, उसके सीने में बहुत तेज दर्द था। वो तेज दर्द ऐसा था जैसे पहले से सब ठीक था, नॉर्मल था, नॉर्मल नहीं कह सकते, दर्द तो था, कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही रावी ने उसको झटके से गले लगाया ना, झटके से, वो झटका ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अब वो खुद सीधी नहीं हो पा रही थी। बहुत तेज दर्द था, बहुत। अब इसको क्या हुआ है क्या नहीं, अब तो डॉक्टर्स बताएंगे। और अपनी बहन को देखती है, उसकी नज़रें अपनी बहन पर थी, रावी पर थी। दोनों को गोली लगी थी, एक को शोल्डर में और दूसरे को गले में। हालांकि गले के साइड में था, लेकिन हाँ, वहाँ से ब्लड आ रहा था। उसको बेहोशी छा रही थी। काफ़ी हद तक उसके कपड़े, वाइट कपड़े जो थे वो रेड हो चुके थे एक साइड से। ये सारी चीज़ें लाइव चल रही थी और वो कपूर मेंशन में सभी लोग देखे। तभी सिया सिया जो है, जो कि पूजा रूम में बैठकर अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रही थी, अपने लोगों के लिए दुआ मांग रही थी, वो जब बाहर आती है और जैसी उसकी नज़रें उस पर पड़ती है तो उसके मानो दिल धक से रह जाती है, क्योंकि उसकी नज़रें सीधे रावी, अवी और उस एंजल जाती है। हालांकि एंजल को पहचानना मुश्किल था, लेकिन एक माँ अपनी बेटी की आंखों को कैसे नहीं पहचानती।
अवनी की आंखें अध खुली ही थी, लेकिन साफ क्लियर दिख रही थी कैमरे में। ये कह सकते हैं कि कैमरे का फोकस ज़्यादातर अवनी की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि अवनी के गले से ब्लड आ रही थी और उसकी चेहरे को, उसके गले को दिखाने के चक्कर में वो आंखें क्लियरली स्क्रीन पर दिख रही थी। और कुछ सेकंड ही लगते हैं सिया को ये समझने में, देर नहीं लगती कि एंजल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बच्ची अवनी ही है। कहीं ना कहीं अंदर से उसको प्राउड फील हो रही थी कि उसने अपने देश के लिए काम किया है, अपने लोगों के लिए। लेकिन उसको इस तरह दर्द में तड़पता देखकर कोई भी माँ अपने बच्चे को इस तरह से देखकर कैसे उसको तकलीफ नहीं होगी, कैसे उसको दर्द नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो वक्त नहीं गवाती सोचने में, समझने में, शौक लगने में। वो तुरंत वहां से निकलने लगती है। वहां से उसको निकलता देख जो है अनिका उसके पीछे जाने लगती है और कहती, दी दी आप कहाँ जा रहे हो? अपनी सिया कुछ नहीं कहती, वो आगे बढ़ रही थी। तभी लक्ष्मी, रूही भी आते हैं और सिया को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? वो मुझे जानी है तो तुम लोग यहीं पर रुको, बच्चों को देखना। हाँ 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 हम आते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगती है। रूही कहती है, सिया सिया मैं भी चलती हूँ ना। सिया कहती है, नहीं तो तुम यहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वो निकल जाती है और उसके पीछे पीछे अनिका भी निकल जाती है। अनिका भी, घर वाले, बाकी सब लोग वहाँ पे थे। वो सारी चीज़ें देख रहे थे, किसी को सुधी नहीं थी कि वो क्या करें ना करें। वहाँ पे अमित, अभय, वो सभी जो है अपने काम में लग चुके थे। अमित को तो पहले से ही सारी चीज़ों की खबर थी और अभि ने उनको काम पे लगा दिया था। अभय अभय जो कि बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, तो वो भी इन सारी चीज़ों में लगा हुआ था। उन लोगों की ड्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हाई अलर्ट होने की वजह से मुंबई में बहुत प्रेशर बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर। सभी अपनी चीज़ों में लगे हुए थे और सभी लोग ये न्यूज़ देखते हैं, लेकिन चाह कर भी अपनी बहन के पास नहीं जा पाते, क्योंकि उनके ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारियाँ थी। वो चले भी जाते तो क्या कर सकते थे? बस अपनी बहन के लिए, अपनी बहनों के लिए दुआ मांगते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सिया, अनिका, सिया और अनिका गाड़ी में बैठते हैं। कई सारे बॉडीगार्ड्स उनके पीछे लग जाते हैं। ड्राइवर कार लेकर निकल पड़ता है। कहाँ जानी है? सिया कहती है, जहाँ पे ये लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ पे लेकर चलो। गाड़ी का ड्राइवर भी कुछ कम नहीं था। यहाँ पे सभी लोग ट्रेंड थे और उसे पहले ही खबर लग चुकी थी और वो डायरेक्ट सिया को लेकर वहीं के लिए निकल जाता है। अभी अवनी, रावी सबको एक एम्बुलेंस में बिठाई जाती है और उन्हें मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल, कपूर्स हॉस्पिटल में लेकर जाई जाती है, जो कि कपूर्स फैमिली की ही थी। वहाँ पर लेकर जाई जाती है। अवनी को, रावी को इमरजेंसी में एडमिट की जाती है। उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी की हालत सच में खराब थी। हालांकि उसको कोई ब्लड नहीं आ रहे थे, कहीं गोली नहीं लगी थी, लेकिन जब वो ट्रेन में छलांग मारा था न चढ़ने के लिए, तो बहुत ही जोरदार टकराव हुआ था और उस टकराव की वजह से शायद उसके सीने में कुछ हड्डियाँ जो है शायद टूट चुकी थी या डैमेज हो चुकी थी। और उसी का असर ये था, जब रावी ने झटके से अपनी बहन को गले लगाया था ना, तो उसी की वजह से ये हालत उसकी हो गई थी। खैर, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, तो डॉक्टर ही कहेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। ये तो अपनी अंदाज़ा थी। उनकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही थी। 1 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटे में लगभग सिया पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि मुंबई में हाई अलर्ट जारी थी और कई सारे कारों को रोक रोक कर चेक की जा रही थी, जिसके कारण इनकी गाड़ियाँ जो है ट्रैफिक में फंस चुकी थी। वो वहाँ से निकलना चाहती थी। वो क्या करे ना करे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल अभी भी काफ़ी दूर थी, लगभग 15 मिनट के रास्ते पर, वो भी गाड़ी से। अगर पैदल जाया जाए तो इन्हें लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। और इतनी भीड़, इतने सारे लोग, बहुत मुश्किल होने वाली थी। वो ना चाहते हुए भी वो वेट करना पड़ रहा था। तभी तभी जो है अभय, जो कि वहाँ की कुछ चीज़ें जांचने के लिए आया था, उसकी नज़रें जब अपने घर की गाड़ियों पर पड़ती है तो वो वहाँ पर जाता है और जाते हुए बॉडीगार्ड से बातें वगैरह करता है, तो उसे पता चलती है कि उसकी भाभी आई हुई है, वो हॉस्पिटल जाना चाहती है। ये सुनते ही उस गाड़ी के पास जाता है जहाँ पे सिया थी, जिस गाड़ी में, वहाँ पे जाता है। जाके गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और सिया को बाहर निकलता है। अनिका भी बाहर आती है और कहती है, भाभी आप यहाँ पे? सिया कहती है, अबे मुझे हॉस्पिटल जानी है। जी 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 भाभी, मैं लेकर चलता हूँ ना, मैं लेकर चलता हूँ। वो दोनों को लेकर उस भीड़ में
धीरे धीरे करके बाहर आता है और अपने पुलिस वाले जो साथी थे वहाँ के चीज़ें देख रहे थे उनको कुछ समझाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा कर उन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आखिर पुलिस की कार को कौन रोकेगा, निकल जाता है। करीबन 10 मिनट बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं और जाने के बाद अभय कहता है, भाभी मैं भी चलना चाहता हूँ लेकिन मैं आप समझ रहे हो ना, मुझे जानी होगी, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो लोग देख रहे हैं, आप जाओ। सिया कहती है, हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना और कोई भी बात हो तो फ़ोन कर लेना। जी जी भाभी, मैं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी बहन के पास जाना चाहता था लेकिन अभी इतनी सिचुएशन बिगड़ चुकी थी ना कि वो चाहकर भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा पा रहा था। वो बड़ी ही मुश्किल से सिया को यहाँ तक लेकर आया था। खैर, सिया अंदर जाती है और अंदर जैसे ही वो जाती है ना, रिसेप्शन के पास जाती है, उनसे बातें करती है तो उन्हें पता चलती है कि ये कौन है। और तुरंत एक सीनियर डॉक्टर को जब पता चलती है कि हॉस्पिटल के मालिक की वाइफ आई हैं, वो सामने से आते हैं और आकर उन्हें लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे ये तीनों की ट्रीटमेंट चल रही थी। सिया सिया जब जाती है ना तो देखती है कि पहला जो रूम था वो अवनी का था और जैसे ही उसकी नज़रें विंडो के ज़रिए उसे पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवनी को इस हालत में देखकर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बच्ची इस हालत में कभी उसको देखने को मिलेगी। शादी के बाद से जब से उसने अवनी को अपना बनाया था और इस घर में आई थी, उसने आज तक कभी भी अवनी को इस हालत में देखा नहीं था। उसकी ममता एक बार फिर से जाग जाती है और वो अवनी को देखने लगती है। वो अंदर जाना चाहती थी लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उसे जाने नहीं देते। लेकिन तभी सिया कहती है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मुझे अंदर जानी है। जब ये सुनते हैं ना डॉक्टर तो चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? तभी एक सीनियर जो डॉक्टर जो थे उनको लेकर यहाँ पर आए थे, वो कहते हैं, यस, ये एक डॉक्टर है। हाँ, इनकी अभी चीज़ें कुछ कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर है, आप इन्हें जान दीजिए। तो वो डॉक्टर्स भी हमें से लाते हैं और दरवाज़ा खोल दी जाती है और वो जो ट्रीटमेंट चल रही थी अंदर, वो वहाँ पर जाती है और जाकर देखती है। जाकर अवनी के पास बैठ जाती है, उसके सीट पे हाथ फेरती है। अवनी इस वक्त बेहोश थी। डॉक्टर से पूछती है, कितनी चोट लगी है? डॉक्टर बताते हैं कि जी ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन हाँ, थोड़ी सी गोली जो है छू कर निकल गई है और लेकिन थोड़ी गहराई में थी जिसके कारण इनके ब्लड ब्लड जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुके हैं। सिया हमें चलाती है, देखती है कि ब्लड चढ़ रहे थे अवनी को और कहते हैं, और कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर कहते हैं, नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें 2 से 3 घंटे में होश में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिया हमें चलाती है और खड़ी होती है, अवनी के सिर पे किस करती है और कहती है, तुम ठीक हो जाओगी, हम मैं यहीं पर हूँ, आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वो रावी के कमरे में जाती है तो देखती है रावी होश में थी। उसको उसको बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया गया था, रावी ने लिया ही नहीं, बोला कि मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी गोली छू कर निकल गई है, बस बैंडेज वगैरह कर दो, बस बात खत्म। और ऐसे ही डॉक्टर्स करते हैं। तो वो ठीक थी। भाभी को देखती है और कहती, भाभी आप यहाँ पे ठीक हो? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। वो जाती है, उसके सिर सहलाती है और कहती है, अपना ध्यान रखो, अच्छे नहीं लगते ऐसे बच्चे घायल पड़े रहते हैं। भाभी मुझे छोड़िए, दीदी को देखिए ना, जाइए ना, उनको कुछ कुछ तो हुई है। मैंने जब उनको हक किया ना तो वो पता नहीं क्यों उनके सीने में दर्द हुआ या क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं उसको उनको देखती वहाँ पे लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें हो गई और मैं उन्हें देख नहीं पाई। सिया ये सुनती है और हाँ में से लाती है और कहती, ठीक है, मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए। रवि सिया को भेज देती है और अनिका अनिका जो है बाहर से ही रवि को देख रही थी। अनिका रवि को एक टक देखे जा रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। वो बेचारी अपनी ही चीज़ों में फंसी हुई थी। एक तरफ उसका पार्टनर जिससे उसकी शादी हुई थी, हाँ फोर्सफुली ही सही, लेकिन हुई तो थी ना। और दूसरी तरफ उसका दिल जो अक्सर रावी को देखते हुए धड़कता है, उसके करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन वो चाह कर भी वो नहीं जा पाती। वो एक ऐसे भंवर में फंसी हुई थी, ना वो एक कदम आगे ले पा रही थी और ना ही पीछे ले पा रही थी। उसका दिल रावी की तरफ खींच रहा था, उसका दिमाग, उसका रिश्ता अवनी की तरफ खींच रहा था। वो चाहकर भी ना वो पीछे कदम ले रही थी, ना अवनी की तरफ जा पा रही थी और ना ही रावी की तरफ जा पा रही थी। वो बीच में ही फंसी हुई थी। उसका मन कह रहा था कि सेल्फिश बन जाओ और रावी की तरफ बढ़ जाओ, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था नहीं, इससे रिश्ते में खटास आएगी।
दरार आएंगे, क्योंकि दोनों बहनें हैं। उसकी बहन का घर मैं कैसे कर सकती हूँ? अनिका का दी जो है मॉडल थी, लंदन की रहने वाली थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब फैमिली में इंसान जाता है ना, तो ना चाहते हुए भी सबके बारे में सोचने पर मजबूर हो ही जाता है। और फैमिली जब इतनी अच्छी हो तो। और अनिका अपने ही दिल और दिमाग के बीच उलझी हुई थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि घुट भी रही थी, अपनी चीज़ों में उलझी हुई थी बहुत ज़्यादा। वहीं पर सिया सिया जब अभी की कमरे की तरफ जाती है तो देखती है अभी बेहोश थी। उसका ट्रीटमेंट चल रही थी, बाहर से ही देखती है वो। लगभग 10 मिनट वहाँ पे खड़ी रहती है, तभी अंदर से एक डॉक्टर बाहर आता है और सिया उनको देखती है और कहती है, क्या हुआ है इन्हें, सब ठीक थे? डॉक्टर उन्हें देखते हैं और कहते हैं, आप? मैं इनकी वाइफ हूँ। ओह, आप इनकी वाइफ हैं? जी। डॉक्टर बताते हैं, जी चिंता की बात नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। वो उनकी 2 पसलियाँ टूट चुकी हैं और जिसके कारण उनके सीने में वो दर्द हुआ। जब टकराव हुआ ना, झटकी लगी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। खैर उनको ठीक होने में कुछ समय लगेगी, वो ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और कि उन्हें गोली वगैरह भी लगी है? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, बस यही सीने की 2 पसलियाँ टूट चुकी हैं। ओके। डॉक्टर की बात सुनती है तो सिया जो है, तकलीफ तो होती है लेकिन क्या कर सकते हैं, शिकायतें भी तो नहीं कर सकती है ना। आखिर उसने कोई गलत काम तो किया नहीं था। और अच्छे काम जो सच्चे और अच्छे राह पे चलते हैं तो उन्हें तकलीफ ज़्यादा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सच की राह पे चलते हैं, जो अच्छी काम करते हैं ना, तो उन्हें तकलीफ काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ। सो गाइस, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, ठीक है? हाँ, 2 दिन से मैं थोड़ी सी बिजी थी तो एपिसोड भी छोटी आई और मैं टाइम से स्टोरी दे भी नहीं पा रही हूँ। और आप सबको पता है ना कि मैं फैमिली वाली हूँ, मैरिड हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो ये सारी प्रॉब्लम होना नॉर्मल है मेरे लिए। मुझे जब जब टाइम मिलती है मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और फिर ऐड करके अपलोड कर देती हूँ। खैर, बस आप लोग का साथ चाहिए, मैं यहीं पर हूँ और मैं स्टोरी अपलोड करती रहूँगी। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ने में हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आप लोग का सबसे बड़ा साथ यही होगा हमारे लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।